हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं पीसीएस मंत्रा द्वारा संचालित यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज। और ये आज हमारा जो टेस्ट है ये जीएस फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, 10वां टेस्ट है ये। इसके पहले हमने 9 टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं, तो उनका प्लेलिस्ट भी चैनल पर बन गया है। तो अगर अभी तक आपने वो टेस्ट नहीं सॉल्व किए हैं तो सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज है काफ़ी हेल्पफुल है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। ये जो PDF है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होता है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये PDF प्राप्त कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? विलियम जोन्स, बिसेंट आर्थर स्मिथ, मैक्स मूलर या फिर RC मजूमदार। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिसेंट आर्थर स्मिथ जो हैं या अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा जो हो जाएगा यह आपका हो जाएगा रावी नदी के किनारे पे है। रोपड़ जो है यह आपका हो जाएगा सतलज नदी के किनारे, रोपड़ आपका सतलज नदी के किनारे। लोथल जो है यह भोगवा नदी के किनारे हो जाएगा, और साथ ही सुतकांगेडोर जो है यह दास्क नदी के किनारे हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो सही सुमेल हो जाएगा यह हो जाएगा, सही कूट जो होगा 2 4 1 3 हो जाएगा। तो 2 4 1 3 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में किस नदी के लिए हिरण्यनी शब्द का प्रयोग हुआ है? किस नदी के लिए हिरण्यनी शब्द का प्रयोग हुआ है? सिंधु नदी, सरस्वती नदी, गंगा नदी या फिर परुषणी नदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सिंधु नदी। तो ऋग्वैदिक काल में सिंधु नदी आर्थिक रूप से अति महत्वपूर्ण थी। इसका उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। आर्थिक महत्व के कारण ऋग्वेद में सिंधु नदी को हिरण्यनी कहा गया है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य, होयनसाग हर्षवर्धन, फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इत्सिंग स्कंदगुप्त। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी में यहाँ पे जो इत्सिंग दिया हुआ है स्कंदगुप्त, इत्सिंग जो है यह स्कंदगुप्त के समकाल में नहीं आया था, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सुदर्शन झील के बारे में किस अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि जानकारी मिलती है? तो सुदर्शन झील के बारे में गिरनार अभिलेख से जानकारी मिलती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो गिरनार अभिलेख को शक शासक रुद्रदामन ने जूनागढ़ क्षेत्र में स्थापित करवाया था। इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था एवं अशोक ने इस झील से नहरें निकाली थी। इस अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत करवाई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो यहाँ पे इनका जो सही सुमेल होगा यह आपका हो जाएगा खजुराहो तो यह चंदेल शासक, मीनाक्षी मंदिर तो यह पांडे शासक हो जाएगा, महाबलीपुरम तो यह हो जाएगा पल्लव शासक, और एलोरा की गुफाएं तो यह हो जाएगा राष्ट्रकूट शासक। तो इसका जो सही सुमेल हो जाएगा, कूट जो सही बनेगा यह हो जाएगा 1 3 2 4, 1 3 2 4 ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी के द्वारा बार बार पराजित होने पर भारत के किस राजा को इतनी ग्लानि हुई कि उसने आत्महत्या कर ली? विद्याधर, जयपाल, त्रिलोचन पाल या फिर आनंद पाल। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जयपाल ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पंजाब के हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल के ऊपर गजनवी ने अनेक आक्रमण किए और हराया। बार बार हार के कारण आत्मग्लानि में जयपाल ने आत्महत्या कर ली। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित अधिकारियों में से वह कौन सा विभाग प्रमुख था जो शाही महल और सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं का प्रबंध करता था? तो ये जो विभाग था ये था आपका वकील दर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वह एक उत्तम सुलेखक एवं कवि था। उसने खगोलिकी के अध्ययन को बढ़ावा दिया तथा दौलताबाद के पास एक वेधशाला का निर्माण कराया। उसने अपने प्रशासन में बड़ी संख्या में हिंदुओं को सम्मिलित किया। उसने बहमनी सल्तनत का सबसे प्रसिद्ध एवं महानतम व्यक्तित्व माना जाता है। उपयुक्त कथन में किस व्यक्ति का वर्णन है? तो यहाँ पे किसका वर्णन किया गया है? तो ये वर्णन किया गया है आपका ताजुद्दीन फिरोज शाह का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महबूब इलाही किस सूफी संत को कहा जाता है? बाबा फरीद, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया या फिर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, शेख निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है महबूब इलाही। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुलाहदारन कहलाते हैं? कौन जो है कुलाहदारन कहलाते थे? तो ये कहलाते थे आपके सैयद। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मुस्लिम धर्म में सैयद, पीर आदि महत्वपूर्ण धार्मिक विचारकों का समूह है। राजा द्वारा धार्मिक और न्यायिक अधिकारियों के रूप में नियुक्त पीर सैयद को सामूहिक रूप से दास्तार बंदान कहा जाता है। सैयद विशेष प्रकार के नुकीले टोपे पहनते हैं जिन्हें कुलाहदारन कहा जाता था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हुमायूं के जीवन के उतार चढ़ाव का वर्णन मिलता है? तो यह मिलता है आपके तज़किरात उल वाक़यात में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो तज़किरात उल वाक़यात जो है यह जौहर आफ्तावची द्वारा लिखित ग्रंथ है। इसमें हुमायूं के जीवन के उतार चढ़ाव का वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर ने सर्वप्रथम किस युद्ध में बारूद अर्थात तोपखाने का प्रयोग किया था? तो यहाँ पे किया गया था बाजौर के युद्ध में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि 1519 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बीजापुर के निम्नलिखित सुल्तानों में से किससे उनकी प्रजा जगत गुरु की उपाधि से संबोधित करती थी? तो जगत गुरु की उपाधि से इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को संबोधित करती थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय 1580 से 1627 वह एक महान विद्या प्रेमी और विद्या का संरक्षक था। उसकी प्रजा उसे उदार दृष्टिकोण के कारण जगत गुरु की उपाधि से संबोधित करती थी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, घोड़े की नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी? कब प्रयोग में लाई गई? तो यह अलाई दरवाजे में प्रयोग में लाई गई। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अलाई दरवाजे का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर तथा सफ़ेद संगमरमर के द्वारा हुआ था। यह 1311 में बनकर तैयार हुआ। इसमें घोड़े की नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की थी? तो इस मदरसे की स्थापना जो है वारेन हेस्टिंग ने की थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो 1781 में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसे की स्थापना की, जिसमें फारसी और अरबी का अध्ययन होता था। जबकि डेविड वेयर ने कलकत्ता में बिशप कॉलेज की स्थापना की। सन 1784 में हेस्टिंग के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, जिसने प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृत के अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न पर विचार कीजिए। हिंदू पैट्रियाट हरिश्चंद्र मुखर्जी, प्रताप, गणेश शंकर विद्यार्थी, हमदर्द, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सी इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे हमदर्द जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है। हमदर्द नामक समाचार पत्र मोहम्मद अली जिन्ना ने निकाला था। तो यहाँ पे तीसरा जो है यह सही सुमेलित नहीं है, बाकी ये दोनों सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन यहाँ पे असत्य दिया हुआ है? तो बारदोली सत्याग्रह सूरत के बारदोली तालुके में किसानों द्वारा चलाया गया था। बिल्कुल सही है। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। गलत है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस आंदोलन के समर्थन में बम्बई विधान परिषद में भारतीय नेताओं ने त्यागपत्र दे दिया था। बिल्कुल सही है। और इस समय वायसराय इरबिन था। तो ये भी यहाँ पे सही है। तो कौन सा यहाँ पे असत्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह कथन किसका था कि भगत सिंह जिंदाबाद और इंकलाब जिंदाबाद एक ही अर्थ है का एक ही अर्थ है? तो ये कथन किसका था? तो ये जो कथन था ये था आपका सुभाष चंद्र बोस जी का। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं पर विचार कीजिए। चौरी चौरा हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रौलट एक्ट, असहयोग आंदोलन की शुरुआत। अब उपरोक्त घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो यहाँ पे इनका कालक्रम, रौलट एक्ट जो है यह 17 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ था। 17 मार्च 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। 13 अप्रैल
1919 में हुआ। और रोलेट एक्ट, चौरी चौरा हत्याकांड आपका कब हुआ? तो चौरी चौरा हत्याकांड जो हुआ है यह हुआ आपका 5 फरवरी 1922 को। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो यह आपका हुआ 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 में। तो इसका जो सही सीक्वेंस बनेगा यह हो जाएगा आपका, यानी कि सबसे पहले हो जाएगा रोलेट एक्ट, फिर आपका हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर आ जाएगा आपका असहयोग आंदोलन की शुरुआत, और सबसे लास्ट में आएगा चौरी चौरा हत्याकांड। तो इसका जो सही कोड बनेगा यह बनेगा 3-2-4-1, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अहमदिया आंदोलन की स्थापना मिर्जा गुलाम अहमद ने की। दूसरा कथन है, इस आंदोलन का उद्देश्य मुसलमानों में आधुनिक बौद्धिक विकास के संदर्भ में नियमों को उदार बनाना था। तीसरा कथन है, इसे अलीगढ़ आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है यहाँ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला एवं दूसरा कथन सही है, तीसरा सही नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गौ रक्षा आंदोलन किस संस्था से जुड़ा था? तो गौ रक्षा आंदोलन जो है यह किससे जुड़ा था? यह जुड़ा था आर्य समाज से, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन 1813 के चार्टर एक्ट से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा कथन संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि मैकाले को विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया गया, यह यहाँ पे सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। दूसरा है, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी। तीसरा है, कांग्रेस में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका पहला। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष अगर देखा जाए तो एनी बेसेंट जी थी, जो कि 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, जबकि सरोजिनी नायडू जी 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। तो ये कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष थी, ना कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हो जाएंगी, और अगर पूछता कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू जी होती, तो इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा एवं तीसरा सही है, तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है या पूछा गया है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संविधान सभा के राजनीतिक सलाहकार BN राव थे। दूसरा कथन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तीसरा कथन है, प्रारूप समिति में कुल 7 लोग थे। अब उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे सत्य कथन पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही दिए हुए हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, नीली नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है तथा श्वेत नील नदी ताना झील से निकलती है। दूसरा कथन है, करीबा बांध नाइजर नदी पर तथा कैंजी बांध जाम्बेजी नदी पर अवस्थित है। तीसरा कथन है, स्लेगन नदी तंजानिया एवं मोजाम्बिक की प्राकृतिक सीमा बनाती है। अब यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यानी कि तीनों कथन जो यहाँ पे दिए हुए हैं ये गलत हैं। तो इनकी व्याख्या पहले देखते हैं। तो नीली नील नदी ताना झील से निकलती है, यानी कि यहाँ पे विक्टोरिया दिया हुआ है जो कि गलत है। नीली नील ताना झील से निकलती है तथा श्वेत नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। ये दोनों नदियाँ खार्तुम नामक स्थान पर मिलती हैं। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है तथा कैंजी बांध नाइजर नदी पर स्थित है। यहाँ पे जाम्बेजी दिया हुआ है तो ये गलत इसलिए हो जाएगा। और यहाँ पे स्नेगल नदी तंजानिया एवं मोजाम्बिक की प्राकृतिक सीमा बनाती है, तो ये गलत है। रूबुआ नदी जो है यह तंजानिया एवं मोजाम्बिक के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो तीनों कथन यहाँ पे गलत हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों एवं उनके उद्गम क्षेत्र के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? मैकेंजी नदी ग्रेट स्लेव झील, नेल्सन नदी विनिपेग झील, सेंट लॉरेंस नदी सुपीरियर झील। तो सेंट लॉरेंस नदी जो है या ओंटारियो झील से निकलती है, सुपीरियर से नहीं निकलती। रियो ग्रांडे नदी सान जुआन पर्वत। तो यहाँ पे ये बिल्कुल तीनों सुमेलित हैं। जो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों का उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर सही क्रम है। तो यहाँ पे कनाडा की कुछ इंपॉर्टेंट झीलें दी हुई हैं और इनका सीक्वेंस बताना है। तो यहाँ पे इसका जो सही क्रम हो जाएगा या हो जाएगा, सबसे पहले आपका उत्तर से दक्षिण की क्रम में लगाना है। तो सबसे उत्तर में ग्रेट बियर होगा, फिर ग्रेट स्लेव आएगा, फिर अथावास्का, फिर विनिपेग। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही सीक्वेंस में दिया हुआ है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित ज्वालामुखी एवं उनकी अवस्थिति के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? असामा इटली, इरेबस अंटार्कटिका, कोटोपैक्सी इक्वेडोर, पारिकन मैक्सिको। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। असामा जो है यह इटली में नहीं है। असामा, इरेबस, कोटोपैक्सी एवं पारिकन सभी सक्रिय यहाँ पे ज्वालामुखी हैं। असामा जो है यह जापान में है, इटली में नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। बाकी इरेबस अंटार्कटिका में है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, पारिकन जो है या मैक्सिको में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हुंड्रू जलप्रपात महानदी, दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी, डुडुमा जलप्रपात मुचकुंड नदी, गोकक जलप्रपात घाटप्रभा नदी। तो कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो हुंड्रू जलप्रपात महानदी दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है। हुंड्रू जलप्रपात जो है यह आपका झारखंड में स्थित है और सुवर्णरेखा नदी पर है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही सुमेलित नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें। सफ़ेद सागर, बाल्टिक सागर, काला सागर, एजियन सागर। उपयुक्त सागरों का दक्षिण से उत्तर सही क्रम। तो दक्षिण से उत्तर का इनका जो सही क्रम हो जाएगा यह सबसे पहले आपका आएगा एजियन सागर, फिर आपका हो जाएगा काला सागर, फिर आ जाएगा बाल्टिक सागर और सबसे यहाँ पे उत्तर में हो जाएगा आपका सफ़ेद सागर। तो इसका जो सही कोड बनेगा यह हो जाएगा 4321। तो 4321 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी या नदियाँ नर्मदा नदी की सहायक नदी या नदियाँ हैं? सेर नदी, दूधी नदी, शक्कर नदी, तवा नदी, बरना नदी। कौन सी इसमें से जो है नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो यहाँ पे जो ये सारी नदियाँ हैं ये सभी जो है यह नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न है, यदि भारत की कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता है वह क्या होता? तो वो होता अधिक ताप एवं अधिक वर्षा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? टाइफून, चीन, टॉर्नेडो, संयुक्त राज्य अमेरिका, बिली विलीज, वेस्ट इंडीज, हरिकेन, कैरिबियन सागर। तो यहाँ पे जो बिली विलीज दिया हुआ है वेस्ट इंडीज यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि बिली विलीज नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है यह दक्षिणी हिंद महासागर एवं पश्चिमी दक्षिणी प्रशांत महासागर से संबंधित है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित बायोम को बढ़ते हुए एल्बिडो के क्रम में सुमेलित कीजिए। टुंड्रा प्रदेश, सवाना प्रदेश, उष्णकटिबंधीय सदाबहार प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। तो इस क्रम में बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले आपका आएगा सदाबहार प्रदेश, फिर सवाना प्रदेश, फिर मरुस्थलीय प्रदेश और फिर लास्ट में टुंड्रा प्रदेश। तो इसका जो सही कोड बनेगा यह हो जाएगा 3241, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दर्रा और संबंधित राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? थालघाट महाराष्ट्र, पालघाट तमिलनाडु, दिफू अरुणाचल प्रदेश, नीति उत्तराखंड। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो पालघाट तमिलनाडु दिया हुआ है यह यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि पालघाट जो है पालघाट दर्रा ये केरल में स्थित है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। बाकी थालघाट महाराष्ट्र में है, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है और नीति दर्रा उत्तराखंड में, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, श्रीलंका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका सुमात्रा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पुनपुन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी, गंगा नदी, नर्मदा नदी या फिर साबरमती नदी। तो पुनपुन जो है यह आपकी हो जाएगी किसकी सहायक नदी है? तो यह सहायक नदी है आपकी गंगा नदी की, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ बांध है, दूसरी तरफ नदी दिया हुआ है। श्रीशैलम बांध, कृष्णा नदी, राणा सागर बांध, नर्मदा नदी, ईशापुर बांध, पेनगंगा नदी, हिडकल बांध, घाटप्रभा नदी। तो यहाँ पे कौन सा जो है बांध और नदी सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे राणा सागर बांध जो है यह चंबल नदी पर है, ना कि नर्मदा नदी पर, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। बाकी श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर है, ईशापुर बांध पेनगंगा नदी पर और हिडकल बांध घाटप्रभा नदी पर, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? थारू जनजाति उत्तराखंड, टोडा जनजाति हरियाणा, खासी जनजाति मेघालय, मोपला जनजाति केरल। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो जो टोडा जनजाति हरियाणा दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिनेबार अयस्क है, थोरियम का, पारे का, एल्यूमिनियम का या फिर जस्ते का। तो सिनेबार जो है यह आपका अयस्क हो जाएगा किसका? तो पारे का, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में क्रोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका उड़ीसा में। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कावेरी, अन्नपूर्णा एवं रत्ना निम्नलिखित में से किसकी प्रमुख फसलें हैं? प्रमुख किस्में हैं? कावेरी, अन्नपूर्णा एवं रत्ना निम्नलिखित में से किसकी प्रमुख किस्में हैं? तो यह यहाँ पे हो जाएंगी धान की। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंबई एवं ठाणे निम्नलिखित में से किस द्वीप पर अवस्थित हैं? पिरम द्वीप, सालसेट द्वीप, वाइपिन द्वीप या फिर एलिफेंटा द्वीप? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका सालसेट द्वीप पर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सालसेट द्वीप महाराष्ट्र में स्थित है। मुंबई एवं ठाणे इसी द्वीप पर अवस्थित हैं। पिरम द्वीप खंबात की खाड़ी में अवस्थित है। वाइपिन द्वीप कोच्चि के पास अवस्थित है। एलिफेंटा द्वीप मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से थोड़ी दूर पर अवस्थित है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लेटराइट मिट्टी में कौन सी फसल संबंधित है? लेटराइट मिट्टी से कौन सी फसल संबंधित है? गेहूँ, चावल, कपास या फिर बागानी फसलें? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी बागानी फसलें। तो लेटराइट मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटास, चूना एवं जैविक पदार्थों की मात्रा कम होती है। इनमें लोहे के ऑक्साइड के अंश पाए जाते हैं। ये मिट्टियाँ लौह एवं एल्यूमिनियम से समृद्ध होती हैं। ये बहुत ही निछालित मृदाएँ होती हैं। इन मृदाओं में चाय, कहवा, काजू, रबर, सिनकोना एवं अन्य बागानी फसलें की जाती हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की कितने राज्यों की सीमा नेपाल की सीमा को स्पर्श करती है? तो भारत की कितने राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है? तो ये जो है 5 राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कौन कौन से राज्य की सीमा नेपाल से लगती है। तो भारत के 5 राज्यों की सीमा नेपाल को स्पर्श करती है। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले जो राज्य हैं इसमें आपका उत्तराखंड आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा, बिहार आएगा, पश्चिम बंगाल आएगा और सिक्किम आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस जलमग्न पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो ये आपका हिस्सा है अराकान योमा का। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान को विश्व का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक स्थान कहा जाता है? अथूर, कराईकुड़ी, तंजावुर या फिर इरोड? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी इरोड। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित इरोड और इसके आसपास के क्षेत्र हल्दी की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनमें कोडुमुडी, शिवागिरी, हमानी, गोबीचट्टपालम, अंथियोर आदि जो है शामिल हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तुंगभद्रा उद्देशीय परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना किन 2 राज्यों के बीच स्थित है? तो तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना जो है यह स्थित है आपके कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 1949 में शुरू हुआ था और 1953 में यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता जो है 127 मेगावाट है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में टेन उत्पादक एकमात्र राज्य है? झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है, और यहाँ पे सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो यहाँ पे थर्मोस्फियर जो है 80 से 700 किलोमीटर, मेसोस्फियर जो है यह 50 से 80 किलोमीटर, स्ट्रेटोस्फियर तो यह आपका हो जाएगा 12 से 50 किलोमीटर और ट्रोपोस्फियर तो यह हो जाएगा 0 से 12 किलोमीटर। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 4321 ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अमोनिया का उपयोग क्या है? उर्वरक, सफाई एजेंट, बड़े संयंत्रों में शीतलक या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अमोनिया का उपयोग बड़े संयंत्रों में शीतलक, उर्वरक और सफाई एजेंट के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है क्योंकि अमोनिया में उच्च ताप क्षमता होती है और यह गर्मी को प्रभावी ढंग से अवशोषित और स्थानांतरित कर सकता है, जिससे यह औद्योगिक सेटिंग में एक उपयोगी शीतलक बन जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। रोपड़ झील कहाँ स्थित है? तो यह पंजाब में स्थित है। रुद्र सागर झील आपके त्रिपुरा में स्थित है। साभर झील आपके राजस्थान हो जाएगा और सस्नम कोट्टा हो जाएगा आपका केरल में। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 2431 ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मॉफ्रॉन के रूप में बेची जाने वाली गैस का उद्देश्य क्या है? तो इस गैस का उद्देश्य है शीतलक के रूप में कार्य करना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो मॉफ्रॉन के रूप में बेची जाने वाली गैस का उपयोग रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में किया जाता है। शीतलक ऐसे पदार्थ होते हैं जो पहले तरल से गैस में बदलते हैं और फिर से तरल में
अवस्था बदलते हैं। इस प्रक्रिया में ये गर्मी को अवशोषित करते हैं और छोड़ते हैं, जो रेफ्रिजरेटर को सामग्री को ठंडा करने योग्य बनाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ वन्यजीव अभ्यारण्य और उद्यान दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति किस राज्य में कहाँ पर है ये पूछा गया है। तो इसका यहाँ पे सुमेलित करते हैं इनको। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ स्थित है? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है या गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। ए का हो जाएगा तीसरा। भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह आपका झज्जर हरियाणा में स्थित है। थोल वन्यजीव अभ्यारण्य तो यह आपका हो जाएगा थोल अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। और साथ ही बधवाना वेटलैंड जो है यह अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। तो इसका जो सही कोड हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 3 4 1 2। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो फाइटोप्लैंक्टन ये हो जाएंगे आपके उत्पादक, हिरण हो जाएंगे प्राथमिक उपभोक्ता, बैक्टीरिया हो जाएंगे आपके अपघटक, और बाघ और लोमड़ी हो जाएंगे मांसाहारी और सर्वाहारी। तो इनका जो कोड बनेगा यह हो जाएगा 3 2 1 4। 3 2 1 4 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अर्थ आवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है अर्थ आवर का आयोजन वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी कि WWF द्वारा जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किया जाता है। दूसरा कथन है प्रतिभागी मार्च के आखिरी रविवार को 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। तीसरा कथन है अर्थ आवर रात 8:30 से 9:30 बजे तक मनाया जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है यहाँ है? तो यहाँ पे पहला एवं तीसरा कथन सही है, दूसरा यहाँ पे सही नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय वन नीति 1952 में वनों के वर्गीकरण के संबंध में गलत जोड़ी चुने। तो यहाँ पे वनों के संदर्भ में कौन सा यहाँ पे गलत है? तो पहले ऑप्शन देखते हैं। संरक्षित वन उनके पारिस्थितिक महत्व के लिए संरक्षित वन बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय वन लकड़ी उत्पादन के लिए प्रबंधित वन तो यहाँ पे ये भी कथन सही है। ग्राम वन तो स्थानीय समुदायों द्वारा प्रबंधित वन ये भी सही है। वृक्ष भूमि कृषि भूमि के रूप में वर्गीकृत वन गलत है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य ओजोन परत की रक्षा करना है। दूसरा कथन है प्रोटोकॉल ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार पदार्थों जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करता है। तो कौन सा यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा? तो दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच स्थित है। दूसरा कथन है वे पृथ्वी की सतह के 30% से अधिक भाग को कवर करते हैं। तीसरा कथन है दुनिया की 50% से अधिक जैव विविधता इस बायोम में पाई जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यहाँ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा पहला एवं तीसरा कथन सही है, दूसरा सही नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विकास के चरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे पहला कथन है संभावित संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी पहचान की गई है लेकिन अभी तक उनका दोहन नहीं किया गया है। दूसरा कथन है वास्तविक संसाधन वे संसाधन हैं जिनका वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है। तीसरा कथन है आरक्षित संसाधन वे संसाधन हैं जिन्हें भविष्य में उपयोग के लिए अलग रखा जाता है। चौथा कथन है स्टॉक संसाधन वे संसाधन हैं जो अभी भी अन्वेषण चरण में हैं। तो यहाँ पे कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहला दूसरा एवं तीसरा कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है, चौथा यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है शहरीकरण और वनों की कटाई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है शहरीकरण वनों की कटाई का परिणाम है। दूसरा है आवासीय क्षेत्रों के विस्तार से वनों की कटाई होती है। तीसरा है वनों की कटाई से जैव विविधता की हानि, मिट्टी का कटाव और जल संसाधन सूखते हैं। तो यहाँ पे कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दूसरा एवं तीसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ है पहला है मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र में नमक की मात्रा 5 पार्ट पर ट्रिलियन से कम होती है। दूसरा है मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरणों में महासागर और समुद्र शामिल हैं। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे केवल पहला कथन सही है, दूसरा यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
वन अनुसंधान संस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद का एक संस्थान है और भारत में वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान है। दूसरा कथन है, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तीसरा कथन है, इसकी स्थापना 1906 में हुई थी और इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला एवं तीसरा कथन यहाँ पे सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मस्तिष्क के भाग और उसके कार्य को मिलाएं। तो यहाँ पे सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इसका जो कार्य है यह है संवेदी धारणा, स्वैच्छिक कार्यों का नियंत्रण, भाषा, सोच, स्मृति, निर्णय लेना एवं रचनात्मकता। तो यहाँ पे एक का हो जाएगा आपका चौथा थैलेमस। तो थैलेमस का जो कार्य है यह है रिले स्टेशन के रूप में कार्य करता है ये, तो बी का हो जाएगा पहला। हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस जो है यह आपका तापमान, प्यास, भूख नियंत्रण करता है। और सेरिबेलम, तो सेरिबेलम हो जाएगा संतुलन बनाना, स्वैच्छिक मांसपेशी गतिविधि। तो यहाँ पे डी का हो जाएगा तीसरा। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 4, 1, 2, 3। 4, 1, 2, 3 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एब्सिसिक एसिड के बारे में गलत जोड़ी चुने। एब्सिसिक एसिड वृद्धि अवरोधक, एब्सिसिक एसिड तनाव हार्मोन, एब्सिसिक एसिड क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, या फिर एब्सिसिक एसिड पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। तो कौन सा यहाँ पे सही गलत जोड़ी है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एब्सिसिक एसिड वास्तव में वृद्धि अवरोधक है, वृद्धि परिवर्तक नहीं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विलियम हार्वे के योगदान के बारे में गलत जोड़ी। तो विलियम हार्वे बंद परिसंचरण तंत्र की खोज, विलियम हार्वे आधुनिक शरीर विज्ञान के जनक, विलियम हार्वे 1628 में अपने निष्कर्ष प्रकाशित किए। ऑप्शन डी में है विलियम हार्वे मानव कोशिका में संरचना की खोज की। यहाँ पे कौन सा कथन जो है यह विलियम हार्वे के बारे में गलत दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मानव कोशिका संरचना की जो खोज किया गया था वह किया गया था, इसका श्रेय जो दिया जाता है यह एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक को दिया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सिस्टोलिक दबाव जो होता है यह होता है आपके हृदय के धड़कन पर धमनियों में दबाव, तो ए का हो जाएगा दूसरा। डायस्टोलिक दबाव क्या होता है? तो डायस्टोलिक हृदय के आराम करने पर धमनियों में दबाव, तो बी का हो जाएगा पहला। और रक्त समूह, तो रक्त समूह आपके एंटीजन के आधार पर रक्त का वर्गीकरण किया जाता है, तो सी का हो जाएगा तीसरा। और उच्च रक्तचाप, तो असामान्य रूप से उच्च रक्तचाप, तो यहाँ पर डी का हो जाएगा चौथा। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 2, 1, 3, 4। 2, 1, 3, 4 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।